नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम संविधान की सीरीज में पढ़ रहे थे संविधान की अनुसूचियां। हमने देखा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। यानी कोई न कोई इनके लिए संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी होंगी। यानी संविधान में कोई चीज जोड़नी है या हटानी है तो उसके लिए क्या करना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है। इसके बाद अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में, 12। तो पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्रों का नाम है, उसमें संघ और उसके राज्यों के नाम का उल्लेख किया गया है। जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है, संघ और उसके राज्यों के नामों का उल्लेख है। देखो स्टार्टिंग में हमने राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा, ए बी सी डी। ए का मतलब ब्रिटिश प्रांत, बी देशी रियासत, सी में चीफ कमिश्नरी प्रदेश और डी में अंडमान निकोबार द्वीप। अपना राजस्थान बी और सी में था क्योंकि राजस्थान में देशी रियासत तो थी परंतु एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जहां से संविधान सभा में कौन आए थे, मुकुट बिहारी भार्गव। भार्गव किसकी उपाधि होती है, परशुराम की उपाधि होती है। आप मौर्य काल में पढ़ेंगे तो वहां भी एक राजा को भार्गव की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, संविधान के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका कितना कितना वेतन मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका आपको इतना नहीं रटना, नहीं याद रखना, केवल ये याद रख लेना कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित है, ओथ से संबंधित है। अब इसमें शपथ किस किसकी होगी, तो देखो दोस्तों, शपथ इसमें ध्यान देने योग्य बात है किसकी नहीं होगी। अब किसकी होगी, वो तो बहुत सारे नाम है, तो किसकी नहीं होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो कहां है, इनका उल्लेख है संविधान के मूल अनुच्छेदों में। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो 159 में। इस तरीके से तीसरी अनुसूची देखी। चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा है, हमारा संसद का एक सदन है, क्या उच्च सदन है, जनता का सदन है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसे पढ़ेंगे जब संसद पढ़ेंगे, जब उसके उपनाम के नाम से एक टॉपिक डालेंगे और उसे पढ़ेंगे। यानी जो राज्यसभा है उसको राज्यों में, कौन से राज्य में कितनी सीट होंगी, कितनी कहां पर होंगी, कैसे कैसे होंगी, इस तरीके से। जो सबसे ज्यादा सीट है वो है यूपी से। कहां से है, यूपी से, और उसमें जो सीटों की संख्या है वो है 31। अपने राजस्थान में कितनी है, 10, उड़ीसा में कितनी है, 10, आंध्र प्रदेश में कितनी है, 11, गुजरात में कितनी है, 11, एमपी में कितनी है, 11। इस तरीके से कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ। इन राज्यों में भी राज्यसभा कितनी है, सभी राज्यों में खासकर पूर्व वाली जो हैं इनमें एक एक है, कितनी है, एक एक सीट दी गई है। और तेलंगाना में कितनी है, 7। इस तरीके से हमने चौथी अनुसूची पढ़ी। पांचवी अनुसूची में पढ़ा कि जो एससी क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो जो पांचवी अनुसूची में कितने राज्यों को रखा गया है, 10, जिनमें कुछ राज्यों के बीच कुछ क्षेत्रों को, पूरे राज्यों को नहीं, कुछ क्षेत्रों को जहां पर एससी एसटी की जनसंख्या निवास करती है, जनजातियां निवास करती हैं, जातियां निवास करती हैं, वहां पर एक क्या होगा, जन क्षेत्र घोषित करेंगे राष्ट्रपति महोदय, और उस क्षेत्र में जो सामान्य कानून है उन कानून के अनुसार शासन नहीं चलाया जाएगा। वो एक जनजाति परिषद बनाएगी 20 सदस्यों की। कौन होगी, 20 सदस्यों की जनजाति परिषद होगी और वो जनजाति परिषद वहां पर कानून का संचालन करेगी, किस तरह से वहां कानून बनाने हैं, क्या शासन चलाना है, इस तरीके से। दूसरी बात, उस जनजाति परिषद में जो कितने सदस्य होंगे, 20, उनमें से 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में, जो जनजाति परिषद के सदस्य, उस राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के जो सदस्य होंगे, यानी और राजस्थान की विधानसभा तो यहां से एससी एसटी के सदस्य चुनाव जीत के आएंगे। तो राजस्थान में जो जनजाति परिषद है, जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में
विधानसभा में से जो जनजाति परिषद की कुल संख्या है उसका 1/3 सदस्य उसके सदस्य माने जाएंगे। किसके? जनजाति परिषद के। वो शासन करेगी। इसमें देखा 10 राज्य थे। आप याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि सबसे पहले पश्चिमी सीमा पे कौन है? गुजरात। गुजरात से सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की। राजस्थान से किसकी लगती है? एमपी की। एमपी उसके गुजरात फिर किसकी लगती है? महाराष्ट्र। अरे 4 ये हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग हुए तो 2 ये हो गए 6। और छत्तीसगढ़ झारखंड हमें ऐसे कहते हैं दोनों क्या है? भाई भाई हैं। कितने हो गए? 8। और हिमाचल और उड़ीसा अपन को याद होते नहीं, यानी ऐसे माइंड में सेटअप करो कि हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा, वो अपने को याद होते नहीं, याद नहीं होते परंतु अपन को तो याद हो ही गए। तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। इस तरीके से छठी अनुसूची को देखा। छठी अनुसूची में भी SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। इसमें क्या देखा कि यहां पर तो केवल कितने राज्य हैं? 4। स्पेशल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहां पर भी कौन होगी? जनजाति परिषद होगी, वो शासन का संचालन करेगी। इसके बाद हम देख रहे थे 7वीं अनुसूची। क्या था? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। तो हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के विभाजन किया गया है, अर्थात ये जो सूची है वो क्या है? केंद्र संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। यहाँ जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, क्लियर विभाजन होता है, उस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? संघात्मक विभाजन कहते हैं। तो यह अनुसूची भी किसका लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। किसका लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। इसको देखा। इसके बाद हमने देखा कि इसमें मुख्यतः कितनी सूचियां हैं? 3 सूची। कौन सी सूचियां हैं? 3 सूची। जैसे हमारी जो अनुसूची है कौन सी पढ़ रहे हैं? 7वीं। कौन सी अनुसूची पढ़ रहे हैं? 7वीं अनुसूची। 7वीं 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। और इसमें हमने कितनी सूचियां बनाई? 3। नंबर 1 संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। और नंबर 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और नंबर 4 अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां कह दो। अब देखो, हमने कहा था कि संघ सूची पर उल्लेखित विषयों में कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार बनाएगी, स्पेशल रूप से पूरी तरह। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएंगी? राज्य की सरकारें बनाएंगी। परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो वहां पर राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। परंतु जब दोनों के बीच किसी विषय को लेकर क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कानून किसका मान्य होगा? समवर्ती सूची संघ सरकार का मान्य होगा। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। ये हमने अब तक देख लिया था। तो आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो संघ सूची में कितने विषय हैं? देखो साहब, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया सवाल कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। उसमें आंसर ऑप्शन 97 में था, 100 था। तो आंसर कितना माना? 97। देखते हैं। अगर बात करें इसमें मूल विषय, तो मूल विषय कितने हैं? मूल विषयों की संख्या है 100। मूल विषय कितने हैं? 97। कितने हैं? 97। परंतु बात करें इनको गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से तो इनकी संख्या हो जाती है 100। कितनी हो जाती है? 100। कितनी? 100। यानी
तो देखो मूल विषय कितने हैं 97। गणना की दृष्टि से मैंने वही बताया था, जैसे इसमें कर दिया 96 वन 97 वन, समझ रहे हो। तो ऐसे गणना करेंगे तो 100 हो रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जो आंसर माना था वो 97 ही है और 97 ही आपको लगाना है। परंतु जब कभी ऐसा सवाल आता है कि उसमें 97 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको प्रायोरिटी किसे देनी है 100 को देनी है। इस तरीके से राज्य सूची में देखो, राज्य सूची की बात करें तो इसमें जो मूल विषय हैं वो थे 66 और गणना की दृष्टि से कुछ इसमें से क्या खाली कर दिए, समाप्त नहीं किए, तो रह गए कितने 61। क्लियर हुआ, कितने रह गए 61 राज्य सूची में। कितने रह गए राज्य सूची में जो विषय हैं वो पहले कितने थे, वो थे 66। कितने थे 66 और अभी कितने हैं गणना की दृष्टि से 61 हैं। इसमें से कुछ खाली कर दिए। समवर्ती सूची में देखें तो मूल विषय कितने थे 47। और अगर बात करें क्या गणना की दृष्टि से तो इसमें संख्या हो गई है 52। अब देखो इसमें क्या है, जो शेष विषय बचते हैं वही अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। ऐसे कोई नंबर नहीं है इसका, मैंने कहा 3 ही मुख्य सूची है, इसका तो उल्लेख ही नहीं है। शेष विषय अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं, शक्तियां कहलाते हैं। देखो अब इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन से विषय हैं, देखो साहब, अरे रेलवे कौन चलाता है, राज्य सरकार चलाती है केंद्र सरकार, तो रेलवे कौन सा, रेलवे। प्रतिरक्षा, अरे लड़ाई वगैरह ये सेना किसके हाथ में होती है, सेना, तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, थल, वायु और जल, ये भी किसके नियंत्रण में, केंद्र सरकार के में। अब बात करें नंबर 1, नंबर 2, बहुत सारे हैं, इतने नहीं कर सकते, कुछ उदाहरण देख रहे हैं। जैसे बात करें प्रतिरक्षा, किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय मामले, जैसे बैंक किसके हाथ में, सूचना प्रशासन होता है ना, इसके हाथ में। तार भी है। डाक, अरे पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के हाथ में। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर करते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ 8 नंबर, प्रत्यार्पण। आजकल क्या है कि प्रत्यार्पण को हम क्यों लिख रहे हैं कि भैया यहाँ से बहुत सारे लोग भाग के पैसा खा करके, जैसे नीरव मोदी, फलाना मोदी, ये मोदी यहाँ से पैसा खा करके बैंकों से और विदेश भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखो इनको वापस कौन बुलाएगी, वो बुलाएगी प्रत्यार्पण, से कहते हैं केंद्र सरकार। प्रत्यार्पण ये हुए कौन सी सूची के विषय, तो संघ सूची के विषय। देखो अगर बात करें राज्य सूची में कितने थे 66। अब इसमें से क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन,
वन्य जीव अलग है, वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा वन, वन्य जीव संरक्षण, न्याय, और 1 2 3 4 नंबर 5 जो माप तौल होती है ना, बांट होते हैं, माप तौल, बांट हो गया। देखो ये जो 5 विषय थे, शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव जीव है, ये झील नहीं है, वन्य जीव संरक्षण, ये 5 विषय पहले किसके हुआ करते थे? राज्य सूची के। परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 5 विषयों को, शिक्षा, वन, माप तौल को राज्य सूची से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। देखो साहब, यानी जो 5 विषय हैं, शिक्षा है, वन है, वन्यजीव संरक्षण है, न्याय, माप तौल, ये अब जो विषय हैं, अब इस विषयों को कांसा पे डाल दिया गया है। तो अब इन विषयों को, पहले ये किसका हिस्सा थे? पहले ये हिस्सा थे इसका, किसका थे? राज्य सूची का। वर्तमान में ये हिस्सा किसके हैं? इसके हैं। वर्तमान में ये हिस्सा किसके हैं? वर्तमान में ये 5 विषय कौन कौन से? शिक्षा, एजुकेशन, वन, वन्यजीव संरक्षण, न्याय, बांटवां, ये क्या है? राज्य सूची में होते थे। जैसे एजुकेशन को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, तो जैसे शिक्षा राज्य सूची का विषय है, तो शिक्षा से संबंधित राज्य अपने हिसाब से अलग अलग नीतियां बनाते थे। क्या बनाते थे? अलग अलग नीतियां। अब मान के चलो, कोई 12th को 2 साल में करा रहा है, कोई 1 में करा रहा है, कोई किसी BA कोई 4 में करा रहा है, कोई 3 में करा रहा है, तो अलग अलग विसंगतियां हो गई थी। क्या हो गई थी? अलग अलग विसंगतियां हो गई थी। तो इसलिए कहा कि इस पर कानून, अब क्या है, इन विषयों को कहां डाल दो? समवर्ती सूची में डाल दो। अब ये कानून बनाएंगे तो दोनों बनाएंगे, और दोनों बनाएंगे, अगर कोई ऐसा लगता है कि ये राज्य गड़बड़ कर रहा है, अलग तरीके से कानून बना रहा है, तो फिर उसे हम क्या करते थे? केंद्र का। फिर अब वो जब गड़बड़ करेगा तो मान्य किसका होगा? केंद्र का मान्य होगा। इसलिए ये 5 विषय वर्तमान में कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन से पहले कहां होते थे? राज्य सूची के हुआ करते थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। राज्य सूची में जैसे कितने विषय थे? 66, तो 5 तो कितने रह गए? 61। परंतु वो खाली है, ऐसा नहीं कि समाप्त कर दिया। वो जो विकल्प है, वो जगह है, वो खाली पड़ी है, और बाद में कभी भी कोई चीज जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हुआ। अब राज्य सूची में और भी विषय हैं। क्या हैं? और भी विषय हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे पहली बार तो बात करें पुलिस। पुलिस किसका विषय है? इसी का विषय है। किसका है? इसका। अरे मनोरंजन की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है मनोरंजन। जैसे पद्मावत मूवी आई थी, तो कई राज्यों ने इस पर रोक लगा दी थी। कई राज्यों ने इस पर क्या लगा दी थी? रोक। परंतु कई राज्यों ने तो इसे टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि अपने लोगों को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, ये राज्य की सरकारों पर निर्भर करता है। तो कई बार देखते होंगे, कई राज्य तो इसे टैक्स फ्री कर देते हैं, कू देखो भाई, और सस्ती हो रही है, ज्यादा से ज्यादा देखो। और कई राज्य तो उस पर रोक लगा देते हैं, हमें दिखानी नहीं। तो ये विषय किसका है? केंद्र सरकार का है, सॉरी राज्य सरकार का है। वो राज्य सरकार चाहे तो दिखा सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दिखा सकती। नंबर 3 शराब। अरे भैया, यूपी में भी शराब बंद है ना। यूपी में क्या है? शराब बंद है। तो अब वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि हमें अपने लोगों को शराब पिलानी है कि नहीं। तो कई राज्यों में क्या होती है?
शराब बंद होती है और कई में कूद धड़ल्ले से बिकती है। तो पुलिस हुआ, मनोरंजन हुआ, शराब हुआ, इस तरीके के ये विषय किसमें, राज्य सूची में है। ठीक है साहब। अब आते हैं संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में जो मूल विषय थे, क्या थे, मूल विषय थे, उनकी संख्या क्या थी, 47। और देखो गणना की दृष्टि से 5 ये आ गए तो कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, 5 ये तो वर्तमान में ये 5 विषय भी किसके हैं, संवर्ती के। और बात करें इसके अलावा जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है, नियंत्रण, तो ये भी किसका विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। और देखो जो शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि पहले हमें नहीं पता था कि भैया हमारे फोन पर मैसेज आएगा, हम उसको अगर खोल लेते हैं तो हमारे खाते से पैसे कट जाएंगे। इस तरह की एटीएम जो मशीन होती है उसमें कोई चिप लगा करके हमारा जो कोड है उसको ले लेगा और फिर पैसे निकाल लेगा, समझ रहे हो। इस तरह की जो घटनाएं जो 1950 में तो नहीं घटती थी, तो उनको पता नहीं था इनमें रखने के लिए। तो हमने कहा कि कभी कोई ऐसे विषय आए या छूट जाते हैं वो सब किस में आएंगे, इसमें। तो साइबर अपराध है, क्या है, साइबर अपराध, वो किस में आता है, इसमें आता है। इस तरीके के ये हमारी क्या हुई, 7वीं अनुसूची हुई। क्या हुई, 7वीं अनुसूची हुई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो है होनी नहीं चाहिए, क्लियर हुआ। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब लिखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। देखो आठवीं अनुसूची, देखो ये भाषाओं से संबंधित है। क्या से, भाषाओं से संबंधित है। तो लिखते हैं यह भाषाओं से संबंधित है, रिलेटिव है, संबंधित है। देखो मूलतः जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ तो इसमें कितनी भाषाएं थी, 14। तो शुरुआत में या मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में देखो इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कितनी हो गई है, 22 हो गई है, 22 हो गई है। कितनी हो गई है, 22।
तो देखो साहब, देखो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल करती है, जैसे अपनी राजस्थानी भाषा की मांग चल रही है कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो इससे होता क्या है, देखो उसमें क्या है, जैसे जिस भाषा को उसमें शामिल कर देते हैं किस तरीके से, तो उसमें क्या है, उसका एग्जाम जैसे उस भाषा में होने लग जाता है, कुछ के लिए आयोग वगैरह बनते हैं, और थोड़ा इससे क्या भाषा का विकास होता है। क्या होता है, भाषा का विकास होता है, भाषा को पहचान मिलती है। क्या मिलती है, भाषा को पहचान मिलती है। इस तरीके से इस अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22। तो देखो 14 तो कितनी थी, शुरुआत में ही थी, 14 तो शुरुआत में थी। अब इसमें करते हैं प्लस, तो 14 के बाद कौन सी आ गई, नंबर 1 लेते हैं 15वीं। 15वीं जो भाषा थी वो थी सिंधी। कौन थी, सिंधी। कब जोड़ी इसे, तो इसे जोड़ा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। कब हुआ, 1967 में। 1967 में हुआ जो संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। तो 67 में कौन सी भाषा जोड़ दी, सिंधी। सिंधी कौन से नंबर की भाषा थी, 15वीं। अब बात करें, इसके बाद जोड़ी नेपाली, 3 भाषा जोड़ी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। मणिपुरी, अरे ये भाषा कौन से नंबर की थी, तो ये भाषा हो गई 15 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद 16, 17, 18। क्या नाम है, क्रमशः नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और इनको जोड़ा साहब 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। कब जोड़ा, 92 में जोड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर की जो भाषा थी, 18 तक होगी, 19, 20, 21, 22। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अरे ज़्यादा नहीं देखना, हमें केवल ये फैक्ट याद कर लो, संथाली। ये कब जोड़ी, तो देखो साहब 92वां संविधान संशोधन 2003। अरे तो ये क्या हुई आपकी 22 भाषा। देखो साहब इसको हम एक बार देखते हैं कि जो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। इसमें मूलतः कितनी भाषा थी, तो उस समय जो भाषा थी इसमें थी 14, वर्तमान में कितनी है, 22 हो गई इनकी संख्या बढ़ करके। अब देखो हमने कहा था कि संविधान में किसी को घटाना है, किसी को बढ़ाना है, किसी को जोड़ना है, किसी को निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है। क्या करना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है। तो 14 थी, तो 15वीं इसमें जो भाषा के रूप में शामिल की गई वो कौन सी भाषा थी, वो थी सिंधी। कौन सी थी, सिंधी। और इसे कब जोड़ा गया, 26वां संविधान संशोधन 1967 में इसे संविधान में शामिल किया गया। तो 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी। इसे कब जोड़ा गया, 26वां। सिंधी वैसे ही 36 से और 26 से होते हैं, तो 67 में, ठीक है ना। बाकी 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं थी नेपाली, 17वीं कोंकणी, 18वीं मणिपुरी। इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ा, 1992 में। इसके बाद 19 नंबर की, 20 नंबर की, 21 नंबर की, 22 नंबर की बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा
और वो कब जोड़ा? 92वां संविधान संशोधन 2003। इस तरीके से हमारी 8वीं अनुसूची क्या होती है? कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है। और आगे की चर्चा करते हैं। 9वीं के बाद क्या आएगा? अरे 10वीं आएगा कि नहीं आएगा? अरे अभी तो 8वीं आई है, तो 8वीं के बाद तो 9वीं आएगा। तो अभी कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे? 9वीं। नाइन्थ शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। देखो ये हमने कहा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। इसका मतलब ये बाद में बढ़ी है, और बाद में बढ़ी है तो इसके लिए कोई न कोई क्या हुआ होगा? संविधान में संशोधन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? संविधान में संशोधन। तो इसे कब जोड़ा? तो इसको कब जोड़ा? कब जोड़ा? कब जोड़ा? तो देखो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। इसे फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। अब देखो कब जोड़ा? 1951 में। अगर मैंने आपसे बात की थी कि हमारी पहली जो संसद थी, फर्स्ट संसद, यानी पहली बार जब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होकर के पहली बार उनकी दोनों की जब मीटिंग हुई, क्या हुई? बैठक। तो पहली बैठक ही कब हो रही है? 13 मई 1952 को। अरे कब हो रही है? 1952 को। इससे पहले तो उनकी बैठक हुई नहीं। तो देखो दोस्तों, और ये संविधान में संशोधन हो रहा है 51 में। तो इसका मतलब ये संशोधन संसद ने तो नहीं किया, तो कौन संसद के रूप में कार्य कर रही थी? तो जो हमारी संविधान सभा थी वही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो देखो हम कह सकते हैं कि जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया, वही संविधान सभा ने पहला संशोधन भी किया। तो हम लिख सकते हैं कि इस संशोधन को संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने किया था। बोलो सही है कि नहीं? किया था। धन्यवाद। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा ये है कि दोस्तों कि ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो साहब, क्या हुआ कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है। अरे कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। ये कहता है कि सभी को क्या होगी? विधि के समक्ष कैसे होंगे? समान होंगे। अनुच्छेद 38 है, वो हमने देखा। ये कहता है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल, नैतिक, न्याय की क्या करेगा? स्थापना करेगा। न्याय की स्थापना करेगा। और जैसे 39B, 39C और भी हैं,
परंतु मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये कहता है कि जो राज्य के भौतिक संसाधन है ना, भौतिक संसाधन, संपत्ति वगैरह, संसाधन इनका वितरण इस प्रकार से करेगा, वितरण इस प्रकार करेगा कि समाज में समानता स्थापित हो। ये सी कहता है कि अर्थव्यवस्था को इस प्रकार चलाएगा, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार चलाएगा कि धन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण ना हो, अर्थात क्या हो, विकेंद्रीयकरण हो, विकेंद्रीयकरण हो। ये अनुच्छेद कहते हैं। क्या हो, धन का विकेंद्रीयकरण हो, केंद्रीयकरण नहीं हो। अब मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब ये कह रहा है कि जो धन एक जगह है उनको क्या करो, सभी लोगों पे बांटो, और जो अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे हैं उसको भी क्या करो, एक जगह बांटो। ठीक है साहब। अब देखो दूसरी तरफ हमारा जो अनुच्छेद था 31, मुख्यतः देखते हैं, एक अनुच्छेद था 31, इसमें लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अब देखो समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब स्वतंत्र हुआ तो बड़े बड़े जमींदार थे। जैसे एक इंसान है ए, इसके पास 500 बीघा जमीन है। क्या है? 500 बीघा जमीन है। और एक बी इंसान है, इसके पास भैया बिल्कुल नहीं है। अब समानता आएगी क्या? धन का तो केंद्रीकरण हो रहा है, अब पैसा कमाएगा ये कमाएगा। तो सरकार ने कहा कि हम समानता लाने चाहते हैं, और रातों रात कानून बनाया कि इसकी जो 490 बीघा जमीन है वो इसके पास अब केवल कितनी रहेगी? 10 बीघा ही रहेगी। रातों रात इसने खबर पड़ी कि अपन तो मर गए। इसने कहा भाई मेरे पास तो मुझे संपत्ति का अधिकार है और मेरी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता। और 32 के तहत डायरेक्ट गया सुप्रीम कोर्ट। कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आपने ये बच्चों वाली हरकत कैसे कर दी? लोगों के पास संपत्ति का अधिकार है, आप उनकी संपत्ति से उन्हें वंचित नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कि हमें क्या करना है? समानता की स्थापना करनी है। दूसरी समस्या ये भी आ रही थी, भाई सरकार को सड़क बनानी है, हवाई अड्डा बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, तो वो कहां बनाएगी? लोग जमीन नहीं दे रहे थे। तो भाई संपत्ति के अधिकार के तहत वो कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? शॉर्टकट, बिल्कुल ही शॉर्टकट बनाया। और सरकार ने कह दिया कि यदि हम किसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं, तो न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। यानी अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि संसद क्या करती है? कोई कानून बनाती है और वो कानून मूल अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। तो यहां कह दिया कि यदि कोई कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा, उसकी समीक्षा नहीं करेगा, उसे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। किसने कह दिया? संसद ने कह दिया। तो पहले इसमें जो अनुसूची में विषय डाले गए थे, वो विषय डाले गए थे भूमि सुधार से संबंधित। किससे? भूमि सुधार से संबंधित। देखते हैं भाई
तो वैसे इसका नाम नहीं है पर्टिकुलर, हाँ इसका ये नाम है कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई विषय डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, मैं कह रहा हूं नहीं हो सकती थी, इसका मतलब वर्तमान में तो हो सकती है। तो कब हो सकती, क्या हो सकती, उसको देखते हैं अभी मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, अभी उसको हम देखते हैं। तो देखो यह किससे संबंधित है, तो यह लिख सकते हैं, यह भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, कानूनों से संबंधित है, संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इसमें प्रावधान क्या है, अरे प्रावधान तो देख लें, प्रावधान, प्रावधान देखते हैं। तो प्रावधान है, यदि किसी विषय को, यदि किसी विषय को, किसी विषय को 9वीं अनुसूची में, विषय को 9वीं अनुसूची में या इस अनुसूची में, अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा, जांच या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती थी, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती थी, मैं थी लिख रहा हूं। अब देखो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें जो मूलतः इसमें जो विषय डाले गए, मूलतः स्टार्टिंग में जो विषय थे वो थे 13। अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में इनकी संख्या हो गई 284। यानी इस अनुसूची का क्या होने लगा, राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा। राजनीतिक दुरुपयोग कैसे होने लगा, ऐसे होने लगा कि सरकार को लगता, खासकर आरक्षण के लिए तो यह फेमस रही है, सरकार को लगता कि इस कानून को न्यायपालिका जांच कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है और फिर इसे रद्द कर सकती है। वो सरकार उस विषय को कौन सी अनुसूची में डाल देती, 9वीं अनुसूची में। तो सरकार ने एक निकलने का अच्छा रास्ता अपनाया और इसका खूब दुरुपयोग होने लगा। तो भैया फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में क्या कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, कहा 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने, नागराजन वाला विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि 24 अप्रैल जो केशवानंद भारती की डेट है ना, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये कब कहा, 2007 में। और इसने कह दिया यदि आपने 1973 के बाद, खासकर डेट कौन सी रख दी,
24 अप्रैल ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले की डेट है, वो डेट रख दी। और यदि इसी डेट के बाद जो भी विषय डाले हैं उसकी हम क्या कर सकते हैं, समीक्षा। जब समीक्षा हो सकती है पूरे संविधान की तरह, तो इसका अब इतना महत्व नहीं रहा। आप इसको पढ़ लेना, देख लेना, इससे बाहर सवाल नहीं आते। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास।